आज हम पढ़ेंगे डाल्टन की परमाणु सिद्धांत के बाद मोल संकल्पना। मोल संकल्पना ये जो पहला यूनिट है कक्षा 11वीं का वो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि पहला यूनिट सिर्फ मोल संकल्पना अर्थात मोल कॉन्सेप्ट या फिर मोल की गणना कैसे की जाती है, चूँकि यह गणितीय विधि होता है तो यही सीखने के लिए मुख्य रूप से पहला यूनिट दिया गया है। तो अच्छे से सीखें। और सबसे पहले हम जानते हैं कि मोल वास्तव में होता क्या है। तो मोल एक प्रकार से गिनने का एक तरीका होता है परमाणु, अणु या आयनों को। जैसे हम केले को दर्जन में गिनते हैं कि 1 दर्जन केला अर्थात कितना 12 केला रहेगा, या 1 दर्जन अंडा मतलब 12 अंडा रहेगा। या फिर मैं बोलूँ कि 1 लीटर दूध, तो उसमें हम कितना रहेगा, उसमें 1000 मिलीलीटर दूध रहेगा। कहने का अर्थ है कि जो बड़ा यूनिट होता है अर्थात बड़ा इकाई होता है उसको एक छोटा स्वरूप दिया गया है जिसको हम मोल कहते हैं। मोल का उपयोग हम लोग किन चीज़ों को गिनने के लिए करते हैं, परमाणु, अणु या आयनों को। जैसे मैं बताया कि मान लो ये कोई तत्व है और तत्व में कि ये जैसे तत्व है, तत्व के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर परमाणु होते हैं। परमाणु की संख्या चूँकि करोड़ों में होती है, ढेर सारे, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक तत्व है तो इसमें 1 करोड़ परमाणु होंगे या फिर 2 करोड़ परमाणु होंगे। मैं उन संख्या को ही बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ मान लो बोल रहा हूँ 1 करोड़ परमाणु को, तो इसको सरल रूप से बोलने के लिए हम बोल देंगे 1 मोल परमाणु। लेकिन मोल के लिए अलग अलग अंक दिए गए हैं, मान दिए गए हैं निश्चित, तो उस मान को याद रखना है। चूँकि जो गणनाएं होती है परमाणु, अणु या आयन की, वो बहुत बड़ी गणनाएं होती है। अर्थात एक छोटा सा जो तत्व होता है उसके अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में परमाणु होते हैं, और उसी प्रकार जो अणु बनता है तो उस अणु के अंदर भी करोड़ों अरबों की संख्या में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और जो तत्व रहते हैं उसके अंदर आयन भी होते हैं। आयन का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो सोडियम लिया, ये तो है परमाणु, लेकिन सोडियम परमाणु के बाद जब हम इसको आयन के रूप में बदलते हैं, जैसे मान लो Na+ बनाया, तो आयन का अर्थ होता है कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। ये चीज़ें मैं सिखाऊंगा वास्तव में आपको कि आयन के रूप में जब कोई भी चीज़ बदल जाता है तो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोल क्या है और एक मोल का अर्थ क्या होता है। देखिए, समान रूप से हम यदि परिभाषा के रूप में लिखें या समझें तो ये बोल सकते हैं कि परमाणु, अणु या आयनों को गणना करने की इकाई होती है। मैं पहले ही बताया कि जैसे अंडे को दर्जन में गिना जाता है और दूध को लीटर में, या फिर कोई भी सामान जो रहता है जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, उनको हम किलोग्राम में तौलते हैं। लेकिन 1 किलोग्राम को हम लोग 1000 ग्राम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा बड़ा लगता है। इस कारण हम लोग मोल में क्या है, उन चीज़ों को बहुत छोटे रूप में बोल देते हैं। छोटे रूप में का अर्थ है कि हम 1000 ग्राम ना बोल करके हम उसको बोलेंगे 1 किलोग्राम। उसी प्रकार हम लोग मोल का अंक चूँकि इतना मान होता है, 1 मोल अर्थात 6.022 × 10⁻22। किसी बुक में इसका मान ऐसा दिया रहता है 6.023 × 10⁻23 दिया रहता है। तो अर्थात ये जो आखिरी अंक है उसमें 2 की जगह 3 भी दिया रहता है, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये चीज़ याद रख लेंगे कि 1 मोल का अर्थ होता है 6.022 × 10⁻23 इकाई, जिसको हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे Na से, या फिर किसी बुक में N0 दिया रहता है, तो दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे Na या N0 क्या है, ये है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे दिया गया है एवोगैड्रो संख्या। हम उसका नियम भी पढ़ेंगे आगे डिटेल पे। अब IUPAC जो संस्था होती है, IUPAC मतलब यह जो संस्था है, यह रसायन के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है कि हम किसी तत्व को क्या नाम से जानेंगे। कोई भी रसायन में जो नियम बनाए जाते हैं वो इसी संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये संस्था 1 मोल जो ये मान है, ये इस मान को किस आधार पर लाई है, तो ये संस्था 1 मोल का जो मान है उसको लाती है कार्बन के द्वारा। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। मैं पहले ही बताया था कि कोई भी जो तत्व रहता है उसमें क्रमांक को यहाँ दर्शाया जाता है, जो द्रव्यमान रहते हैं इनके परमाणु द्रव्यमान उसको ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे मैं नाइट्रोजन को लिखूंगा तो परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 और इसका होता है परमाणु द्रव्यमान 14, तो उसको मैं ऊपर लिखूंगा, या फिर मैं यहाँ इस साइड पे लिखूंगा, और उसको उसी प्रकार क्रमांक को इस साइड पे लिखना है या फिर इस साइड। अब हम IUPAC के अनुसार चलते हैं कि IUPAC 1 मोल किसको मानता है। जो कार्बन होता है, कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो इस कार्बन का 12 ग्राम क्या किया IUPAC ने, मटेरियल लिया, और इस 12 ग्राम को देखने पर इनको क्या मिला, इतने 6.022 × 10⁻23 इसकी संख्या में या इसके इकाई में क्या मिला, इनको परमाणु मिला। तो इसी को इनके द्वारा अर्थात जो IUPAC संस्था है उसके द्वारा मान लिया गया कि कोई भी जो पदार्थ रहेगा उसमें जितने परमाणु या अणु रहेंगे, हमने क्या पढ़ा है रसायन में, हम पदार्थ का अध्ययन करेंगे और पदार्थ के अंदर होते हैं परमाणु, अणु या फिर आयन। तो जो परमाणु, अणु या आयन है उनको उनकी आदर्श स्थिति के लिए क्या किया गया है कि जो कार्बन 12 है उस
कार्बन 12 का जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान। इस परमाणु द्रव्यमान को देखने पे इनको क्या मिला कि 12 ग्राम जो परमाणु होते हैं किसके, कार्बन 12 के, उसमें 6.022 गुणित 10 घात 23 यूनिट परमाणु पाए जाते हैं। अर्थात इतने संख्या में उसमें यूनिट्स पाए जाते थे। अब इसी को इनके द्वारा नाम दे दिया गया 1 मोल। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु पाए जाते हैं उन्हीं परमाणु को किसी भी पदार्थ या अणु का क्या बोल सकते हैं, 1 मोल बोल सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में आप ये देख सकते हैं, अर्थात ये इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब ये क्यों हमने कार्बन 12 को ही चुना, क्योंकि जो कार्बन 12 अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C12 में परमाणु द्रव्यमान को बताता है, या फिर हम इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो C12 है इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग जो 12.00 इसके करीब आता है। चूंकि इसका जो द्रव्यमान है वो पूरा पूर्ण संख्या में आता था, इस कारण हमने आदर्श स्थिति के लिए, मतलब किसी पदार्थ में मोल की संख्या को गिनने के लिए इसको आधार मान लिया कि हम इसमें इसके 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं वैसे ही हम हर किसी पदार्थ में जो परमाणु या अणु होते हैं उनकी संख्या को इससे तुलना करके गिनेंगे। अर्थात मैं यहाँ पे जैसे 1 मोल हाइड्रोजन लिख दूँ, 1 मोल हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 6.022 गुणित 10 घात 23 इकाई हाइड्रोजन, ऐसा लिखूँगा। तो कहने का अर्थ है कि यदि मैं हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या को गिनूँ तो मुझे बार बार ये ना बोलना पड़े, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसी अंक को, ये वाला जो अंक रहता है इसको हमने बोल दिया 1 मोल। अब मुझे बार बार 6.022 गुणित 10 घात 23 हाइड्रोजन नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये बताया कि गणना करने का तरीका है परमाणु, अणु और आयनों को, और 1 मोल का अर्थ होता है 6.022 गुणित 10 घात 23, और इसी अंक को कहा जाता है एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक भी कह देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये अंक कहाँ से आए हैं। ये अंक 12 ग्राम जो C12 कार्बन है, अर्थात कार्बन परमाणु होते हैं, उसके 12 ग्राम परमाणु को वैज्ञानिकों के द्वारा देखने पर यह पता चला कि इसके 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं। अर्थात जो कार्बन ये तत्व है इसके 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं तत्वों में। अब इसको हमको यही बार बार ना बोलना पड़ेगा कि हम इसी को नाम दे दिया हमने 1 मोल। अब इसका संकेत भी बना दिया हमने Na या फिर N0। अब देखते हैं उदाहरण के रूप में एक क्या चीज़ है। हम ये सिर्फ उदाहरण समझने के लिए कर रहे हैं। हम लोग इसके अंतर्गत 3 प्रकार से परमाणुओं की गणना करेंगे, अर्थात मोल निकालेंगे हम लोग। मोल मतलब परमाणु, अणु या आयन की संख्या। एक बात और कि यहाँ पे मैं परमाणु तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि परमाणु क्या होता है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा रूप होता है, अर्थात किसी पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है, परमाणु। और अणु क्या है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ये बताया हूँ। अब आयन का बारी है। आयन हम किसको कहेंगे, आयन का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ ले लिया हीलियम, जैसे मैं मान लो लेता हूँ सोडियम। अब देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इस कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, मतलब जितने परमाणु उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगी। मैं इसके पहले बताया था पहले वीडियो में कि परमाणु इस टाइप से मानते हैं, बीच में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इनमें घूमते रहते हैं। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा किसी भी परमाणु क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जब हम आयन लेंगे तो आयन में क्या होगा, ये बराबर नहीं रहेंगे। वो कैसे नहीं रहेंगे वो मैं बताते जाता हूँ। जैसे पहला उदाहरण लिया मैं, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, जिसको हम क्रमांक को यहाँ साइड में दिखाते हैं, तो दिखाया हूँ। जो हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, प्रोटॉन की संख्या 1 है। अब मैं मान लो इसी को ऐसा लिख दिया प्लस के रूप में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या तो हो जाएगा 0, लेकिन प्रोटॉन का संख्या अभी भी रहेगा 1। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि हमने इसके ऊपर धन का निशान लगा दिया। इसका अर्थ है कि वहाँ हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में ऐसा है प्लस ई, लेकिन हमारा चलन क्या है, ऐसा दिखाने का, इसलिए हम लोग ई जो लिखा रहता है उसको नहीं दिखाते इस तरीके से। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। मैं यहाँ पे परमाणु का क्रमांक साइड में दिखाया हूँ, यहाँ नहीं दिखाया हूँ, तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 रहेगा, प्रोटॉन का संख्या हमेशा 1 रहेगा। और परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक भी इसका 1 ही रहेगा। तो आई होप समझ रहे होंगे। ये है आयन, इसका धन आयन के रूप में हमने बदल दिया। ये तो पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण मैं बता देता हूँ। ये इसलिए आपको सीखना है क्योंकि इसके द्वारा हम गणना करना सीखेंगे मोल में, तो वहाँ पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, यदि मैं मान लो Cl लेता हूँ, क्लोराइड, तो इसका परमाणु क्रमांक हमने क्या देखा है, क्लोरीन जो होता है परमाणु क्रमांक होता है 17,
परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 17 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉन कितने होंगे? ये भी 17 होंगे, अर्थात ऋण आयन वाले 17 और धन आयन वाले 17। इसीलिए जो परमाणु होता है उदासीन होता है विद्युतीय रूप से, क्योंकि धन और ऋण आयन की संख्या हमेशा बराबर होती है। अब इसको मैंने आयन में बदल दिया, मतलब इसके ऊपर ऋण आयन लगा दिया। अब ऋण आयन लगा दिया तब भी क्या है, परमाणु क्रमांक इसका 17 ही रहेगा, मतलब जितने हैं उतने ही। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ऋण आयन लगा है तो 17 और ऋण आयन लग गया, इसलिए +1 बराबर 18। मतलब आपको याद रखना है कि धन का निशान लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन घटेगा, और ऋण का निशान लगा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ेगा। अब जितना ऋण लगा रहेगा उतना बढ़ेगा। अब ये तो इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन की संख्या कितना रहेगा? ये भी 17 रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गई। तो ये था आयन के रूप में। अब अगला मतलब तीसरा लिख देता हूँ मैं, क्या लिखें हम लोग? Mg लिख देता हूँ, Mg+2। ये मैग्नीशियम है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग सामान्य से करता हूँ, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का होता है 12। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। प्रोटॉन कितने होंगे? 12। सामान्य रूप से ऐसे रहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर संख्या में, लेकिन जब इसको हम आयन के रूप में बदल दें इस तरीके से तो क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक जो है वो तो रहेगा 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या चूंकि धन 2 लिखा है इसलिए इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा? 12 ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10। अर्थात धन 2 लिखा है मतलब 2 का कमी हो जाएगा। गणित जैसे बढ़ेगा नहीं, इसमें घटने लगेगा। धन का निशान ये है रसायन में। और प्रोटॉन का संख्या क्या रहेगा? पहले जैसा ही रहेगा, 12 का 12। तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 12। तो इस तरीके से आपको समझना है। कोई भी आयन का आपको परमाणु क्रमांक पता होगा तो यहाँ पे यदि धन रहेगा तो आपको हमेशा जितना धन का निशान रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को आपको घटाना है, ऋण का निशान लगा रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देना है। बाकी प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। देखिए दोनों में अंतर, ये आयन के रूप में है। तो अब हमने जान लिया परमाणु, अणु और आयन। अब हम उदाहरण देख रहे हैं मोल संकल्पना के अंतर्गत कि हमने क्या पढ़ा था कि 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं या इकाई होते हैं। ये शुरुआत हमने किया था कि जो मोल होता है वो गणना करने का एक तरीका होता है। जैसे हम 1 दर्जन केले को 12 केला भी बोलते हैं, तो उसी तरीके से चूंकि अणु, परमाणु और आयन ये इनका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इनकी संख्या करोड़ों अरबों में होती है, तो उनको करोड़ों अरबों के रूप में न गिन करके उन्हीं को नाम दे दिया गया है मोल। और उसी के तरीके से हम लोग 3 चीज़ सीखेंगे। एक तो यदि संख्या जब दे देगा परमाणु, अणु या आयन का, तब मोल निकालेंगे, या फिर मोल देगा तो परमाणु, अणु या आयनों की संख्या गणना करना सीखेंगे, पहला। दूसरा, यदि कोई पदार्थ का वजन हमको ग्राम में दे दिया है तो ग्राम से भी हम मोल निकालेंगे और मोल से वापस ग्राम में भी बदल देंगे, ये दूसरा हो गया। तीसरा, यदि कोई गैस में दिया है परमाणु या अणु या आयन तो उस गैस का भी हम मोल निकालना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग एवोगैड्रो का नियम भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब उदाहरण में बता रहा था कि मोल का उदाहरण, इसका उदाहरण जैसे मैं मान लो बोलता हूँ कि 6.022 × 10⁻23 परमाणु। इसका अर्थ क्या होगा? 1 मोल परमाणु। जैसे मैं पहले ही बताया 1 मोल परमाणु। अब इसको हम 1 मोल को और क्या बोल सकते हैं? N0 या Na, जिसको एवोगैड्रो संख्या से बोलते थे, ये चीज़ बोल सकते हैं सेम, Na परमाणु। तो अब मुझे क्या है, ये लंबा चौड़ा जो संख्या है वो ना बोलना पड़े करके हमने मोल का कॉन्सेप्ट लाया। अब इसको हम सिर्फ 1 मोल परमाणु, मतलब इतना लंबा चौड़ा जो शब्द था, अंक था, उसको हमने क्या बोला? 1 मोल परमाणु, या अर्थात Na या N0 परमाणु बोल रहे हैं। उसी प्रकार था, दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। यदि इसी की जगह मैं ये लिखूँ 2 × 10⁻23 अणु लिखूँ, तब हम इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको पहले ऐसा समझ लेते हैं, जैसे परमाणु लिखो तो ये हो गया। अब इसी की जगह हम लिखें 6.022 × 10⁻23, जैसे हमने लिखा सोडियम परमाणु, इस तरीके से। तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल Na परमाणु। यहीं पे हम यदि सोडियम की जगह हाइड्रोजन लिखें और यही चीज़ लिखा रहे इस तरीके से परमाणु। मैं यहाँ पे अकेले अकेले क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो तत्व है वो अकेले रहेंगे तब वो परमाणु है। अब यदि ये ऐसे यूनिट में आने लगेंगे तब ये क्या हो जाएंगे? अणु, क्योंकि परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। परमाणु को हम क्या बोल सकते हैं? 1 मोल H परमाणु। ये तो परमाणु के केस में है। यदि हम इसी की जगह क्या लें, ये तो पहला का उदाहरण दे रहा था। दूसरा, परमाणु की जगह यदि हम अणु लें, अणु का अर्थ है मतलब ऐसे 6.022 × 10⁻23 अणु। इसका अर्थ क्या होगा? 1 मोल अणु बोलूँगा मैं। अब 1 मोल अणु किसी का भी बोल सकता हूँ, 6.022 × 10⁻23
अब यहाँ पे जैसे मैं लिखा H2 अणु, H2 अणु, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल H2 अणु। तो कहने का अर्थ है कि हम 1 मोल बस बोल दिए तो ये इतना लंबा चौड़ा जो संख्या है वो नहीं बोलना पड़ेगा। तो इसी सुविधा के लिए मोल कंसेप्ट लाया गया है और हम इसको गणना करना सीखेंगे, कैसे गिनेंगे, इसका सबका अलग अलग सूत्र होता है, उस तरीके से सीखेंगे। तो 1 मोल H2 अणु हो गया। अब इसी की जगह यदि हम मान लो O2 बोलते हैं, 6.022 × 10⁻23 O2 अणु, तब हम क्या बोलेंगे, 1 मोल O2 अणु बोलेंगे। इसके पहले मैंने सिंगल सिंगल लिया था, सिंगल मतलब परमाणु था, अभी डबल होते गए तो क्या बोलते हैं हम लोग, दो परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। ये अणु है। इसी की जगह हम ऐसा भी ले सकते हैं H2O अणु, ये भी अणु ही है क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं 1 मोल H2O अणु और इसके सामने संख्या 6.022 × 10⁻23। तो ये अंक को याद करना है, इसको एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। और ये 1 मोल को हम Na या फिर N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी Na या N0 दिखा रहेगा 1 मोल की जगह, तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 मोल बोल रहा है। अब यदि हम इसी को आयन के रूप में ले लें, आयन के रूप में मतलब ऐसा 6.022 × 10⁻23 आयन, अर्थात क्या मैं बोलूँगा, 1 मोल आयन। जिससे मैं अभी आयन निकालना सिखा रहा था कि ऋण रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा और धन का घात रहेगा, इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या वहाँ पे कम होने वाला है। तो जैसे मैं मान लो बोलता हूँ 6.022 × 10⁻23 H+ आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 1 मोल H+ आयन। नेक्स्ट है इसी तरीके से कि हम यदि बोलें कि 6.022 × 10⁻23 Cl- आयन, इसका अर्थ है कि 1 मोल Cl- आयन। यह एक सिर्फ उदाहरण है और भी ढेर सारे हो सकते हैं। अब इसका जो गणितीय प्रश्न है वो कैसे बनाते हैं वो उसका फार्मूला लिख देता हूँ, उसके आधार पे हम गणितीय प्रश्न बनाना सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे मोल संकल्पना के अंतर्गत परमाणु, अणु या आयनों की संख्या जब दिया रहेगा प्रश्न में तो उसके द्वारा हम मोल कैसे निकालेंगे। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, जब परमाणु, अणु या आयनों की संख्या दी गई हो तब मोल ज्ञात करना। और कभी कभी क्या होगा, मोल दिया रहेगा तब हमको परमाणु, अणु या आयन की संख्या याद करनी रहेगी। तो मोल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलों की संख्या। ये सूत्र आपको याद रखना है, मोलों की संख्या बराबर होता है n/Na, या फिर इसी को और क्या ले सकते हैं, N0। ये क्या है, ये है एवोगैड्रो संख्या। और ये n क्या है, अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या है। तो ये फार्मूला आपको याद करना है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा अणु परमाणु का, उसको मतलब इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करना है। n अणु या परमाणुओं की संख्या है और ये मान तो हमको पता है, ये मान क्या लिखते थे हम लोग, 6.022 × 10⁻23। तो ये मान पहले से याद रखना है। अब प्रश्न कैसा आता है तो देखो, क्वेश्चन 1 इससे दे दिया 12.044 × 10⁻23 अणु हीलियम में कितने मोल हीलियम के होंगे। अर्थात ये प्रश्न ऐसा दिया कि अणुओं की संख्या को दे दिया और पूछ रहा है कि हीलियम के कितने मोल हमको निकालने हैं। जैसे आपको सॉल्व करना है कोई चीज़ तो क्या करेंगे हम लोग, n = n/Na लिखेंगे और n का मान यहाँ पे क्या है, ये 12। इस सूत्र में डायरेक्ट मान आपको भरना है 10⁻23। उसके बाद सीधा क्या करना है, Na का मतलब 6.022 × 10⁻23। तो इस तरीके से जब इसको हम ऊपर, ये तो 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, 22 × 22 22 दूनी 44। और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो घात के नियम के हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ उत्तर क्या आएगा, 2 मोल। अर्थात जो 2 मोल हीलियम है इसको हमने क्या दे दिया, इस तरीके से। मैं पहले ही बताया कि मोल बड़े अंक को छोटे अंक के रूप में दिखाया जाता है, गणना करने का एक तरीका होता है। अब ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा उदाहरण यदि मैं लूँ कि इतना ही अणु
O2 में कितने मोल O2 के होंगे, अर्थात ऑक्सीजन कितने अणु दे दिए गए हैं और उसमें ऑक्सीजन का कितना मोल होगा वो पूछा है। तो सिर्फ वही जो सूत्र है उसमें हमको मान रखना है N/Na। अब देखिए जो मान है, ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कठिन लेवल का भी आपको सिखाते जाऊँगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा इसके बाद। और इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, जो मान है हमारा एवोगैड्रो संख्या Na का अर्थ यही है, या फिर N0 लिख सकते हैं 6.022 गुणित 10⁻23। तो ये भी क्या आएगा 2 मोल। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि मोल दिया है तो उससे अणु या परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत सरल चीज़ होता है। जैसे इसका मैं हल कर देता हूँ, कैसे करेंगे। जैसे 3 मोल H2SO4 में H2SO4 अणुओं की संख्या पूछा है, तो H2SO4 अणुओं की संख्या। अब हमने क्या देखा था कि कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे मान लो मैं 6.022 गुणित 10⁻23 अणु लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 मोल अणु लिखूंगा, 1 मोल अणु। बस उसी तरीके से इसको भी करना है कि हम यहाँ अणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे इनका संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके जो मोल है उसको ले लेंगे, 3 × Na से गुणा कर देंगे। मतलब जो मोल रहेगा उसमें हम एवोगैड्रो संख्या को गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका मोल निकल जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे हम 1 मोल को 6.022 गुणित 10⁻23 अणु लिखते थे, इधर लिख देते थे 1 मोल। तो उसी प्रकार हमने 1 मोल इधर लिख दिया और उसको हमने ऐसा उल्टा कर दिया, मतलब यहाँ से इधर चल रहे हैं तो हम वैसा चल रहे हैं, तो उस तरीके से 6.022 गुणित 10⁻23 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, इसमें अणुओं की संख्या 18.022 गुणित 10⁻23। अब ये हमने कहाँ से निकाला, ये अणुओं की संख्या का एक सूत्र था n, और ये हमने पढ़ा है n/Na। तो इस सूत्र की सहायता से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी सूत्र से निकाला गया है कि n का मान यहाँ हमने 3 रख दिया है, और एवोगैड्रो संख्या का मान ये 6.022 गुणित 10⁻23 रहता है वो, और ये n है अणु या पर अणुओं की संख्या वाला। अब इससे हम परमाणु की संख्या यदि निकालें पार्ट बी में, यदि पार्ट बी में अर्थात दूसरे नंबर में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इससे निकालें तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये बी वाला सेक्शन, इसमें पहले गिन लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन कितना है 4। अब सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या निकालते हैं। हाइड्रोजन की संख्या तो कुछ नहीं करना है, जो मोल दिया रहेगा अर्थात जो मोल दिया है 3, इनकी संख्या गुणित 2 कर यही रहे हम लोग बार बार। मतलब यहाँ पे जो काम हमने किया वही काम उसके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, परमाणु की संख्या को उसको गुणा कर दिया × Na। मतलब इसी फार्मूला में बार बार हम वैल्यू पुटअप करके निकाल रहे हैं। मतलब इस तरीके से ये संख्या निकालने के लिए जैसे हमने इसको किया, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, फिर ऐसा फार्मूला रख के मान भर के बारी बारी से निकाल सकते हैं। और Na की जगह हम हर बार वही एवोगैड्रो संख्या का मान रखेंगे 6.022 गुणित 10⁻23। तो इसका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप मेरे को कमेंट करके बताएं या मैसेज करके बताएं। सल्फर की संख्या, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 मोल H2SO4 दिया है तो 3 रखेंगे। क्यों हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि H2SO4 में ही हम ये सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो चूंकि यहाँ सल्फर की संख्या 1 है इसलिए 1 का गुणा, और ये मोल अर्थात एवोगैड्रो संख्या 3 गुणित 1 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23, ये इसका उत्तर आएगा। सल्फर के बाद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितनी है H2SO4 में, टोटल है उनकी संख्या 4, और ये 3 मोल मतलब 3 मोल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 का गुणा, और उसका मोल निकालना है तो मुझे मोल का गुणा करना पड़ेगा। मतलब एवोगैड्रो संख्या का 3 गुणित 4 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23। तो इस तरीके से आप गणना करके निकाल सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, मोल से जब अणु की संख्या निकालनी थी तो मोल में सीधा हमने क्या किया, जो मोल का संख्या था उसमें एवोगैड्रो संख्या का गुणा कर दिया, तब हमको मिल गया अणुओं की संख्या। अब अणु के अंदर यदि परमाणु पूछ देता है तो परमाणुओं की संख्या को सेम इसी सूत्र में क्या करना है, 3 के साथ गुणा करते जाना है। मतलब ये जो सूत्र है उसी को हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। एन का अर्थ यहाँ पे ये एन है, 3 मोल जो दिया था वो, और ये एन मतलब ये एन है, और ये वाला अणुओं की संख्या को मैं एन के रूप में लिखा हूँ। मतलब ये सूत्र वास्तव में क्या बन गया, n बराबर n × Na। इस तरीके से हमने उसी सूत्र को कन्वर्ट कर दिया, और इसी सूत्र में हम बार बार ये n मतलब मोल, और मोल के साथ जब परमाणु लेना था तो परमाणु का संख्या ले लिया,
अणु लेना था, तो अणु का संख्या, चूंकि अणु कितना था, एक ही था, इसलिए एक को नहीं लिखा गया और सीधा पूरा कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस सूत्र में हमने मान रखा है और ये सूत्र कहाँ से आया है, यहाँ से। तो इस सूत्र को आप प्रैक्टिस करें। इस यूनिट में आपने मोल नहीं सीखा, समझिए कुछ नहीं सीखा, तो मोल सीखना अनिवार्य है। और 3 प्रकार से हम गणना करना सीखेंगे और इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाऊंगा, जिससे आप पुस्तक में जो भी चीज़ें दी गई है उसको आप गणितीय रूप से बना के हल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। याद रखें कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला था उसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया है, और अणु के केस में यहाँ पे चूंकि एक अणु था इसलिए 1 का गुणा कर दिया, और ये n मतलब ये जो 3 मोल थे वो, और ये एवोगैड्रो संख्या। परमाणु के केस में हमने क्या किया, जितने परमाणु थे उनकी संख्या को गुणा करते गए हैं। देखिए 3n इसमें भी लिखा हूँ, लेकिन परमाणु की संख्या 2 है तो 2 कर दिया यहाँ पे। एस का संख्या 1 था तो 1, ऑक्सीजन का संख्या 4 था तो 4। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।